एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट के नीट पीवाईक्यू कर रहे हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर बेस है। द एंगल ऑफ वन प्राइम यानी कि वन डिग्री 1 मिनट ऑफ आर्क इज रेडियन इज इक्वल टू, देखो जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, वैसे ही 1 मिनट में 1/60 रेडियन 1/60 डिग्री होता है। कितना? 1/60। तो 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर हमारे 60 मिनट ऑफ एंगल होते हैं। अब इन्होंने क्या बताया है, हमें 1/60 डिग्री को या फिर 1 मिनट को हमें चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, क्या किस में चेंज करना है? हमें रेडियन में चेंज करना है। हम सब जानते हैं जब हम 180 डिग्री करते हैं तो 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन। कितना बोलते हैं? पाई रेडियन। 1 डिग्री को हम बोलते हैं पाई/1। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें 1/60 निकालना है। अगर हमें 1/60 निकालना है तो हमें पाई/180 की यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू की 1/60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो सिंपली 1/60 मल्टीप्लाई पाई/180, यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा रेडियन में। आप ऊपर देख सकते हो आंसर जो है वो पाई के अंदर हमारा गिवन नहीं है, तो हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। उसको आप 22/7 भी पुट कर सकते हो, 3.14 भी पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 3.14/60 इंटू 180। अब देखो यहाँ से मैंने 0 को हटा दिया तो मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब हमें इसको आगे फर्दर सोल्व करना है। फर्दर सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे। किससे? 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 × 2 क्या बचा? 5 7 157 हमारा आंसर आ गया। और 2 पे मैंने इसको 90 पे यहाँ पर काट दिया। जब इसको अगर फर्दर हम सोल्व करेंगे 7 और 1 8 8 5 13, ये सोल्व नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन दूर दूर है। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आराम से लगा सकेंगे। तो कैसे लगाएंगे हम अप्रोक्सीमेशन? ध्यान से देखना। हम 157 को क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा? ओके, ये वाइट कलर आ गया। ओके ओके ओके। हम 57 को हम लिख सकते हैं 150। ठीक है। अब इस 0 से इस 0 को काट दो। 3 5 सा 3 3 सा और 5 यहाँ पे हो गया 12। तो हमारा आंसर आ गया 1/36 मल्टीप्लाई 100। अब हम यहाँ पे और क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि हम 36 को 30 लिख दी। क्या किया मैंने? हमने 36 को 30 लिख दिया। तो क्या जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 आ गया। अब 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 रेडियन। अब हमने क्या किया है? हमने अप्रोक्सीमेशन से एक क्वेश्चन किया है जिससे हमारा आंसर आ गया 3 इंटू रेज टू द पावर -4 रेडियन। अब सिंपली आप क्या करो, आप चारों ऑप्शन में से ये देख लो कि 3 इंटू 10 रेज टू द -4 के पास सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2.91 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 रेडियन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास 11th में है थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है
ये नीट के ही पीवाईक्यूज है जो 2019 में हमसे पूछा गया था। देखो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला याद करना होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है देयर विल बी डिफ़िकल्टी टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं सिंपली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, k इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन ए T1 माइनस T2 T। देखो यहाँ पे जो Q है हमें नहीं क्या निकालना है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हमें थर्मल हीट का तो यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो Q है इट डिनोट्स अमाउंट ऑफ द हीट फ्लो, कितना हीट हमारा फ्लो किया गया है उसको हम बोलते हैं हमारा Q। हीट है तो एक एनर्जी होती है, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हमारे जो एनर्जी की यूनिट है वो होती है जूल। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो है उसके लिए हम जूल यूज़ करेंगे। जो x है, x किसी भी हम ये मान लीजिए जिसके अंदर से हीट फ्लो की है उसकी लेंथ हमें गिवन है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो x की हमारे पास आ गई यूनिट मीटर। ए है एरिया, कि जिस भी सब्सटेंस के अंदर से हीट फ्लो की गई है उस सब्सटेंस का एरिया कितना है। तो ए पे आ गया हमारा एरिया, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। अब जो कैपिटल T1 है और जो कैपिटल T2 है ये हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। T1 भी टेम्परेचर है, T2 भी टेम्परेचर है। कि पहले हमारा टेम्परेचर कितना था, हीट देने के बाद हमारे टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया वो हम यहाँ पे डिनोट किया गया है। टेम्परेचर की यूनिट होती है कैल्विन, तो यहाँ पे हमने कैल्विन इसकी जगह लिख दिया। अब नेक्स्ट टी जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम है, मीन्स टाइम डिफरेंस है, कितने टाइम में हमारा चेंज आया है। तो ये आता है हमारा सेकंड के अंदर, या फिर टाइम के लिए आप टी भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब देखो सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ से हमारे क्या हुई कि जब हम एक किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हीट फ्लो करते हैं तो कितने टाइम में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आता है, वो हो गई हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन ए T1 माइनस T2 एंड इक्वल टू T। यहाँ पे जो Q है इट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, कि उस सब्सटेंस में इट वेदर इट इज़ क्यूब इट इज़ सर्कल, उस सब्सटेंस यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेके मानते हैं, तो उस रेक्टेंगुलर स्लैब में से हमने कितना हीट फ्लो करवाया है वो हमारा क्यू से डिनोट किया है। हीट है, हीट एक एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल है, तो हमने क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, क्यू की जगह पे हमने जूल लिख दिया। वहीं पे जो एक्स है इट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो हमने यहाँ पे मीटर रख दिया। नीचे उस रेक्टेंगुलर स्लैब का हमें एरिया गिवन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो हमने यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दिया। थोड़ा सा लिखता हूँ मैं, यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया फॉर द एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस हो, खाली टेम्परेचर हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो उसकी यूनिट तो सेम रहेगी कैल्विन। टाइम के लिए हमने सेकेंड लिख दिया, तो ये आगे हमारी यूनिट जूल मीटर अपॉन सेकेंड कैल्विन मीटर स्क्वायर। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में लेके जाएंगे। लेट्स चेंज द कलर। अब देखो 1 मीटर से 1 मीटर हमारा उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो जूल और सेकंड नहीं है, यहाँ से उन्होंने सेकंड को गायब किया है, तो जूल बाय जो सेकंड है वो हमारा पावर हो जाता है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी की यूनिट जूल है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो एनर्जी अपॉन टाइम के आगे हमारा वोट, क्या आ गया वोट। तो वोट के लिए हमने डब्ल्यू, देन मीटर है, मीटर नीचे है तो ऊपर जाएगा m-1, कैल्विन नीचे है ऊपर जाएगा तो K-1, दिस विल बी आवर आंसर वोट पर मीटर पर कैल्विन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोट पर मीटर पर कैल्विन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, वही यूनिट के ऊपर है।
इसमें हमसे बोला गया है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सिंपली हमें क्या गिवन है कि जो फोर्स है वो हमें बोल दिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बोला गया है। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को जो साइन है अगर हम उसको हटाते हैं, इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन देयर विल बी प्रेजेंट अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। हम किसी कांस्टेंट का यूज़ करेंगे तो हमारा आगे इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू के वी। फोर्स किसके बराबर आ गया, फोर्स हमारा के वी के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमें जो के है इसकी यूनिट निकालनी है। देखो अब हम क्या से यूनिट निकालेंगे, जब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करेंगे पर तो क्या वो क्या कहती है कि जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उन दोनों की यूनिट मस्ट बी सेम। यानी कि जो के वी है, के वी की अगर हम यूनिट की बात करें तो वो फोर्स के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हमें के की यूनिट निकालनी है, तो जो के है वो एफ अपॉन वी होना चाहिए। यहाँ पे जो एफ है वो फोर्स है और जो वी है वो यहाँ पे वेलोसिटी है। चलिए सॉल्व करते हैं हमारे जो भी ये टर्म आई है उसको। तो देखो फोर्स क्या आता है, फोर्स होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम। वहीं पे जो एक्सेलरेशन है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। चलिए इनके डायमेंशन को हम पुट करते हैं। तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगी, फोर्स के लिए आ जाएगी हमारी m, एक्सेलरेशन m के लिए मास के लिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी l t माइनस टू ब्रैकेट, नीचे हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमारा जो डायमेंशन है वो आ गई l t माइनस वन। यहाँ पे हमने l से l को कट कर दिया। अब यहाँ पे जो t है वो नीचे माइनस वन में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस वन में हो जाएगा। तो जब हम t माइनस टू इंटू टी प्लस वन करेंगे तो हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, m t माइनस वन, m t माइनस वन। चलिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, यहाँ पे m और t की फॉर्म में नहीं गिवन है, यहाँ पे इनकी यूनिट हमने यूज़ किया, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। तो मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, जिसके वजह मैंने केजी लिख दिया। टाइम की होती है सेकंड, जिसके लिए मैंने सेकंड माइनस वन है तो इन्वर्स लगा दिया। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा केजी इन्वर्स, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केजी सेकंड इन्वर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें गिवन है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सी जी एस यूनिट। सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम एंड एस मीन्स सेकेंड। कि कोई सी जी एस सिस्टम है जिसमें लेंथ के लिए जो है सेंटीमीटर यूज़ होता है, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। उसमें हमारी किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी है वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। हमने एक कोई नया सिस्टम बनाया जिसमें हमने लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर रख दी, यूनिट ऑफ मास हमने 100 कर दिया। तो इस सिस्टम में जो हमारी नई डेंसिटी आई है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम सारे के सारे हमारे इक्वेशंस बना लेते हैं। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपको याद रखना, आगे हम यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक नया सिस्टम लेके आए जिसमें हमने सेंटीमीटर की जगह पुट कर दिया 10 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर हमने पुट कर दिया। तो चलो पुट करते हैं, डेंसिटी हमें न्यू निकालनी ना, तो हम कर देंगे ग्राम की जगह हमने 100 ग्राम पुट करना है, तो 100 ग्राम अपॉन में हमने सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर यूज़ करना है, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब तो 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इन 0 से 2 0 काट देंगे, तो हमारे पास बच गया ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से
जो आ जाएगी d/4 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी? d/4 के इक्वल। तो फॉर द पुट d/4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज d/ क्या आ जाएगा? d/14। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी है d डैश वो आ जाएगी 40d। हमें यहाँ पे सिर्फ जो है यूनिट पूछी गई है, सॉरी सिर्फ वैल्यू पूछी है, तो ये हमारे पास आ गई 40। एक तो मेथड था इसको ऐसे करने के लिए जैसे मैंने किया, पहले उसको वैल्यू पुट कर दिया, वो उसको कर दी। दूसरा जो हमारा एनसीईआरटी में भी गिवन है, हम सब जानते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। मीन्स जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी कम वैल्यू होगी, जितनी छोटी यूनिट होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो फर्स्ट में हमें n1 की वैल्यू गिवन है 4, u1 की वैल्यू गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें n2 निकालना है, हमारे पास u2 गिवन है, ग्राम के लिए हमने 100 ग्राम यूज़ करना है, सेंटीमीटर के लिए हमें 10 सेंटीमीटर यूज़ करना है। अब हम कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब हमें n2 निकालना है, तो n2 सिंपली हमारा 40 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, जहाँ पर जो x है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स, वेयर इज जो t है वो t इज द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ b, हमें b की यूनिट निकालनी है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं तो हमारे क्या इक्वेशन बन के आएगा स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू को इक्वेट नहीं किया है, हम इनकी यूनिट्स को इक्वेट कर रहे हैं। हमने पता लगा लिया कि जो x है वो डिस्टेंस है जो गिवन है, तो x की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी मीटर। ठीक है, t जो है वो टाइम है, यानी कि सेकेंड। यहाँ पे t है तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू टेल द यूनिट ऑफ b, हमें b की यूनिट निकालनी है। अगर हमें b की यूनिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हम इसको और इसको आपस में इक्वल टू पुट कर देंगे। हमें b की निकालनी है, a का बीच में कुछ भी काम नहीं है, a जाए बाहर में, हम यूज़ करेंगे b की। तो हम x को BT स्क्वायर के बराबर पुट करते हैं। x जो है वो मीटर है, b t स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है। हमें यहाँ पे b निकालना है, तो सेकेंड स्क्वायर नीचे इनवर्स में आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ओके वेट अ मिनट, x इज द डिस्टेंस एट इज किलोमीटर। ओके 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 ओके, तो ये मीटर नहीं गिवन है, ये किलोमीटर गिवन है। तो अब मीटर या किलोमीटर को कोई ज़्यादा एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किलोमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो किसकी यूनिट है? जो एक्सलेरेशन की यूनिट है, LT-2 जो है इसकी डायमेंशन हमारे पास हमें देखने को मिल जाएगी। रिमूव दिस फ्रॉम द रिटन पार्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, तो यहाँ पे जो हमारी बात की गई है वो प्लेन एंगल की और वो हमारे सॉलिड एंगल की बात की गई है। ये दोनों हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट तो होती है, हैव यूनिट। कैसे? एंगल की हमने अब देखी मिनट में था, और एंगल की आप डिग्री देख सकते हो, सॉलिड एंगल की आप स्टीरेडियन देख सकते हो, प्लेन एंगल की आप रेडियन देख सकते हो। इनके पास यूनिट तो होती है बरकरार, बट दे डोंट हैव, इनके पास क्या नहीं होता है? क्या ये नॉर्मल यूनिट से वो अलग होती है? हाँ, दे डोंट हैव, इनके पास
डायमेंशन नहीं होती, इनके पास डायमेंशंस नहीं होती, तो दे हैव यूनिट बट दे नॉट हैव एनी डायमेंशन, सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू दी 8th क्वेश्चन, जो 2022 में हमारे पास नीट में ही आया है। अगर आपको समझ में आ गया हो, आ रहा हो, तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो हमें ये बन रहा है द डायमेंशन MLT-2 एंड A-2 बिलोंग्स टू। हमें बताना है कि ये किस यूनिट से बिलोंग करता। ये 7th क्वेश्चन है, 7th वर्ड तो बाहर लिखा गया था ना। ओके, तो देखो किससे करता है, तो वन बाय वन हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम, नंबर वाइज करते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इप्साला नोट, तो हम सब जानते हैं किसका साड़ा, इप्साला। F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्साला नोट Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे हम इप्साला का नोट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इप्साला को ऊपर ले जाओ और फोर्स को नीचे ले आओ, तो इप्साला इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन फोर्स आर स्क्वायर। 4 पॉइंट निकाल दो, कांस्टेंट है, डायमेंशन में इसका कुछ रोल नहीं है। तो हमारे पास न्यूटन की फॉर्म में नहीं गिवन है, हमारे पास गिवन है मास और लेंथ की फॉर्म में। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन होता है, अभी देखता हूँ, एक्सक्लेरेशन होता है LT-2, तो पुट कर दो Q इज इक्वल टू IT, QIT, तो आई स्क्वायर या फिर आप आई स्क्वायर या फिर आप ए आई भी यूज़ कर सकते हो करंट के लिए, या फिर ए एज एम्पेयर उसकी यूनिट है, तो आप ए भी यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन में ए यूज़ है तो आई विल यूज़ ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सक्लेरेशन, तो एम एक्सक्लेरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, MLT-2 एल स्क्वायर। आपको फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो m है वो डिनोमिनेटर के अंदर आया है। अगर m डिनोमिनेटर में आया है तो इसको जब हम ऊपर के साइड लेके जाएंगे तो हमारा आंसर में m-1 आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है EMF इज इक्वल टू होता है हमारा LI। क्या होता है LI, EMF यानी कि वोल्टेज, और वोल्टेज की हमारे पास एक और तरीका है निकालने के लिए, कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू QV। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लेंगे, तो वोल्टेज आ जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम निकाल लेंगे, हाँ ये हो सकता है अगर हम निकाल ले तो देखो EMF आ गया वर्क डन अपॉन Q, तो यहाँ से हमें L निकालना है, तो I को भी हम नीचे ले जाएंगे, I के लिए मैं एम्पियर पहले से लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा वर्क डन अपॉन IT AT और A, तो यहाँ पे आ गया A स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे A स्क्वायर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। तो वर्क निकाल लो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जब वर्क निकालेंगे तो वो आ जाएगा MLT-2 इंटू L अपॉन A स्क्वायर T। तो ये भी नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ML स्क्वायर तो मैच हो गया, नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे जो L है वो 2 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है खाली L, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है म्यू नॉट आई। अब हमें म्यू नॉट भी निकालना होगा, तो म्यू नॉट कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट निकाल लेंगे हम B/4 से ही निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो फ्लक्स को हम बाद में देखेंगे कि फ्लक्स को निकालने के लिए हमें पहले म्यू नॉट निकालना होगा, क्योंकि जो फाई है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई। तो हम इसको बाद निकालना, पहले हम म्यू नॉट को निकालते हैं। तो हम म्यू नॉट को कैसे निकालेंगे, हम सब ने पढ़ा, मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ कि जो फोर्स है वो हमने पढ़ा है
म्यू नोट अपॉन 4 पाई मैं हटा रहा हूँ, I1 इंटू I2 अपॉन डी स्क्वायर। तो निकाल लो, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो लेंथ को आप इस साइड ले चलो। तो यहाँ पे डायमेंशन की बात करें, एक से कट गया, मिनट निकाल रहे हैं तो हम इसको सारे को इस साइड ले जाएंगे। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कैसे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वही मल्टीलाइन बन जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ हुई, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फोर्स की फॉर्मूला ही होता है, फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन डी टू, एल से एल कट गया, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे में भी, यहाँ पे भी डी नहीं आएगा, तो इससे ये कट गया, इससे कट गया, एल नहीं बचा, तो ये भी तो ऊपर नहीं आया। इसको मैं आपको बाद में लिखता हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है वो डी आता है, डी ही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसका आंसर। बाद में लिखेंगे इसको क्वेश्चन दोबारा से, फिर ये था गया, मतलब दो मिसप्रिंट हो गया था। अब नेक्स्ट देखो, उसको मैं आपको दिखाता हूँ करके, बाद में करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम क्यों भी नहीं यूज कर सकते, अगर हम निकालते हैं बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई होता है इज इक्वल टू, और अगर हम सिंपली निकाल देते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2। जस्ट वेट अ मिनट, तो देखो पहले उसी क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा करूँगा, मैंने अभी देखा है तो उसको मेरा देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ में ठीक था, वो होता है म्यू नॉट, वो हो जा गलती होगी I1 I2, भारी मिस्टेक यहाँ पे मुझे याद आ गया, मैंने आई को ए इंटू टी पुट कर दिया। के सिली मिस्टेक कर यार, जब टीचर ऐसा करके बचत करेंगे। मैंने आई को ए इंटू टी पुट कर दिया, देखो मैं कहता कहीं गलती हुई, देखो मैंने आई को क्या पुट कर दिया यार, सीरियसली यार, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी यार। देखो I1 I2 क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, और अब मैंने आई को ए टी पुट करके नीचे ए स्क्वायर और टी स्क्वायर रख दिया, और यहाँ से गड़बड़ आ रही थी, टी कैसे गलत आ गया। देखो ये बात गलत है, आई इज इक्वल टू 80 नहीं होता, क्योंकि जो आई है वो पहले से ही ए है, तो ये जो अलग अलग मतलब डिस्कस्टिंग को एल से एल कट गया। अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन, तो फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस 2, हमें निकालना है म्यू नोट, तो ये दोनों आ जाएंगे नीचे, एम्पेयर का स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी पूछा था हमारे पास, जो फाई था, जो म्यू नोट आई के इक्वल आता है, म्यू नोट हमारे पास ये आ गया, तो आप यहाँ से फाइव भी निकाल सकते हो, जो आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1। कैसे आया, इसके जब आप ए माइनस 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो ये हमारे पास ए माइनस 1 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि ई जो है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है या फिर एनर्जी है, ई जो है वो एनर्जी है हमारे पास, और जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, हमें निकालना है ई बाई जी, यानी कि एनर्जी अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले हम सेपरेटली एनर्जी की यूनिट निकाल लेते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेते हैं, देन विल फर्दर मूव। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हम देखो सिंपली हमारा, मैं भूल जाता हूँ बार बार डायमेंशन क्या है, तो मैंने सिंपली रखा है, इसको रिड्यूस कर देता हूँ, नो डोंट वरी, ऊपर मैंने आपको सोल्व कर आया था। देखो जैसे मैंने याद किया है, मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ, क्यों किसी और ट्रिक में बढ़ते हैं। देखो देखो मैंने याद किया है कि जो काइनेटिक एनर्जी को सिंपल याद रख लो, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कुछ निकालना तो एम वी स्क्वायर, तो एम का एम वी स्क्वायर आ गया एल स्क्वायर
टी माइनस टू। तो ये आ गई हमारी एनर्जी। तो पहले मैं एनर्जी का लिख लेता हूँ। तो एनर्जी आ गई मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन, अब हमें जी निकालना है। तो जी कैसे निकालेंगे हम, वो हम यूज़ करेंगे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमें क्या कहता है, हमें कुछ नहीं फालतू कुछ नहीं कहता, कलर डार्क हो गया, वो हमें कहता है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास इंटू एक्सलरेशन, एक एम से एक एम कट गया, तो यहाँ पे अब m मत लिखो, सिंपल लिख दो एक्सलरेशन। एक्सलरेशन होता है एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर है इंटू में एल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, m यहाँ पे है तो नीचे हमारा m आ गया। तो यहाँ से हमारे पास निकल के डायमेंशन आ गई m एल क्यूब टी माइनस टू, m एल क्यूब टी माइनस टू है ना, हाँ टी माइनस टू, m से m कट गया। अब देखो m जीरो कहाँ पे है, m तो जीरो कहीं भी नहीं है, मुझसे आज क्या हो रहा है, m मस्त मस्त कट रहा था, m तो नीचे आ गया, थप्पड़ मारूंगा तेरे इसमें, m माइनस वन नीचे, तो यहाँ पे आ गया m माइनस वन। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m पे आ गया स्क्वायर, m पे स्क्वायर दो पे है तो a भी गलत है और b भी गलत है। अब लेंथ देखो, नीचे l क्यूब है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा l माइनस वन, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा तो टी आ जाएगा ज़ीरो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 देखिए, हमें निकालनी है स्ट्रेस की यूनिट। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, इस टाइम पे जो स्ट्रेस है वो हर एक की ज़िंदगी में बढ़ा हुआ है। जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी मॉड्यूलस है, वेयर इट इज़ शियर मॉड्यूलस, जितने बल्क मॉड्यूलस और प्रेशर, इन सब की यूनिट सेम रहती है स्ट्रेस की। और जो मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस हो गया हमारा, शियर मॉड्यूलस हो गया हमारा, जितने भी हैं वो सब क्या है, उसकी यूनिट हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर रहती है। और अगर हम प्रेशर की यूनिट निकालें तो प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा होता है प्रेशर। तो इक्वेशन बन गई, सिंपल इसको सॉल्व कर दो। तो प्रेशर हम बोलते निकालना, फोर्स क्या आता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन में आ जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। 10th में देखो, द डायमेंशन ऑफ म्यू नोट ई नोट माइनस वन बाई टू। ये जो इक्वेशन है ये हम दो चैप्टर्स में पढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर है जिसमें हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं उसका नेम है हमारे पास EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा जो इसमें हम पढ़ते हैं वो हमारा रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र आता है, लेकिन मेनली जो है इसके बारे में हम EM वेव में पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं हमारा रे ऑप्टिक्स में। तो सिंपली क्या है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारे पास होती है अंडर रूट में ई नोट म्यू नोट। यहाँ पे ई नोट यूज है तो आप भी हम भी स्पीड ऑफ लाइट का यूज़ कर लेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इट इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर लेके आए तो यही हमारा बन जाता है म्यू नोट ई नोट माइनस हाफ, यानी कि ये इक्वल टू किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सिंपल वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, एल अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपॉन टाइम। तो हमारे पास आ गया एल अपॉन टी दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10 देखो, 10 में मैं दो बार आपको पता नहीं। The dimension of half epsilon naught E square, whereas E naught is permittivity of free space and capital E is the electric field। अगर आप यहाँ पे अगर आपने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप सबसे पहले हमारा यूज़ करोगे कूलम्स लॉ, जो बोलता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिससे आप इप्साला का नोट
कि जिसका साला एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालोगे। फिर आप निकालोगे F इज इक्वल टू क्यू ई, जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आएगी। फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास डायमेंशन निकल के आएगी। डेट विल बी सो लेंथी, इतने तो पूरा टाइम निकल जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको अगर सारे चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा हमारे पास EM वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें करंट डेंसिटी, क्या करंट डेंसिटी का हमारे पास से एक कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट आता है हमारे पास, सॉरी करंट एनर्जी डेंसिटी, तो ये क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। दिमाग में कुछ होता बोल के लिख दिया कुछ और। एनर्जी डेंसिटी जो है उसके हमारे पास दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, ये वाला बता लेते हैं। एक तो आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जो होती है हमारे इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर अपॉन ट्यू म्यू नॉट। दोनों की वैल्यू बराबर रहती है एक पर्टिकुलर समय पे। तो हम इसके जब हम यूनिट निकालेंगे तो है एनर्जी डेंसिटी, सिंपल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आएगी। तो एनर्जी क्या है वही मैंने आपको बताया, हाफ एम वी स्क्वायर, आप यूज़ कर लो एम वी स्क्वायर लिखे, एम वी स्क्वायर, नीचे वी जो है वॉल्यूम है, क्या है ये हमारा पास वॉल्यूम है। हमारी इक्वेशन बन चुकी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एम वेलोसिटी आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, वॉल्यूम है एल की वैल्यू क्यू, एल क्यूब ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। हमें ये नहीं पता कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेकिन हमें ये बताना है अगर हम ABC इनकी कुछ वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी आएगी। तो वन बाय वन अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमारे पास होता है लेंथ अपॉन टाइम यानी कि L टी माइनस वन। इसको MALBTC को हमें वेलोसिटी पुट करने के लिए हमारे पास मास तो है ही नहीं वेलोसिटी में, यानी कि मास के ऊपर की इक्वेशन हमारे पास जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू वन पुट करी है तो ये भी नहीं आएगा। अगर हम फर्दर एक्सेलरेशन के पास पहुँचे तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे भी हमारे पास मास नहीं आया है, तो जहाँ पर मास के पास जीरो है तो वो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन भी हमारा नहीं हो सकता। अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू MA, फोर्स होता है मास के इक्वल MA, यहाँ पे हमारे पास मास का टर्म आया है तो मास की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, तो हमारा फोर्स आंसर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। वैसे तो ये बच के हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन एक और रीज़न है, यहाँ पे जो मास है मास की वैल्यू वन आएगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी वन गिवन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, किनका डायमेंशन सेम होता है। सबसे पहले देखो, जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। तो ये क्या है, ये डायमेंशनलेस है, तो मैं DL लिख देता हूँ, ठीक है, B इज DL। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑप्शन नंबर C है वो भी डायमेंशनलेस होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो B और जो D है, B और C है, इनकी डायमेंशन सेम है, लेकिन BC तो ऑप्शन में नहीं है। तब देखो एनर्जी डेंसिटी ऊपर देखा हमने हाफ एप्सिलॉन नॉट इज और बी स्क्वायर अपॉन टू इस परमेबिलिटी के लिए, तो दोनों डायमेंशनल है, तो हम ए को बी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों,
क्योंकि ए के पास डायमेंशन है लेकिन बी के पास डायमेंशन नहीं है, बी डायमेंशनल लेस है, तो वी कांट कंपेयर ए विद बी। तो जहाँ पर भी ए को हमने बी के साथ कंपेयर किया है या फिर डी को हमने बी के साथ कंपेयर किया है, सेम गोज फॉर डी। डी के पास हमारी यूनिट होती है यंग मॉडुलस। मैंने आपको कहा था जहाँ पर भी मॉडुलस टर्म आ जाएगा उसकी जो यूनिट है वो हमारी प्रेशर की यूनिट होगी। जहाँ पर भी स्ट्रेस आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, जहाँ पर भी मॉडुलस आएगा वो भी हमारा प्रेशर की यूनिट ही होगी। तो इसको भी हम बी और सी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो जिसको भी डी के साथ बी लिखा वो गलत है। तो देखो ए डी हमारा हो सकता है, बी डी नहीं हो सकता क्योंकि बी डायमेंशन लेस है और डी हमारा डायमेंशन लेस नहीं है। ए और ई नहीं हो सकता, ए और ई हो सकता है, ई इज मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। सी और ई नहीं हो सकता, सी हमारा डायमेंशन लेस है, ई हमारा डायमेंशन लेस नहीं है। अब हमारे पास बच जाता है दो, एक हमारे पास बच गया ए और ई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर आएगा डी। अब मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि ये भी नहीं हो सकता? मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या था? एनर्जी डेंसिटी वो था हाफ इप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो देखो हम इन्होंने कहा ए और ए पे क्या है एनर्जी डेंसिटी जो ये है, और ई पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट कहाँ पे गया? तो ई को हम बी स्क्वायर के बराबर रख ही नहीं सकते क्योंकि नीचे म्यू नॉट भी तो है। तो ऑप्शन नंबर डी, हर बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती, कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। अब देखो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड द करंट हमें निकालना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ऑफ द पावर। किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या फिर पावर रहने देते हैं, आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना। हाँ, तो आई तो हम निकाल लेंगे, आर निकालेंगे, पावर के लिए हमें एनर्जी अपॉन टाइम करना होगा, निकाल लेते हैं। दो फॉर्मूले हैं, या तो वी इज इक्वल टू आई आर, आप सिंपल यूज़ कर लो, इसको करते हैं सिंपल को। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया वोल्टेज अपॉन आई, आई जो है वो एम्पियर है तो हम अभी सिंपली आई रखते हैं। यहाँ से अगर हम वी निकालेंगे तो वी क्या जाए, कैसे आएगा? वी आएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो वी आ जाएगा हमारा वर्क डन अपॉन क्यू, क्यू होता है हमारे पास आई टी, क्यू आई थी, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि मास इंटू एक्सलेशन इंटू एल, माल आई थी, माल क्यू आई थी, एम से एम, एक्सलेशन है एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल अपॉन आई थी। तो इस एल से तो क्या जाएगा, ये हमारा आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू और आई माइनस वन। तो ये हमारा आ गया v की वैल्यू, और v अपॉन आई अगर हम करेंगे तो आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू एंड टी माइनस टू, 13 का हमारे पास से आ गया। कैसे देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री टी माइनस वन, तो हमारा v की वैल्यू आ गई। नीचे जब हमने i से डिवाइड किया तो यहाँ पे i की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम 15 क्वेश्चंस कल करेंगे। द डायमेंशनल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो हमने ऊपर भी निकाला जब हमने E/G किया था, तो m-1 L क्यूब समथिंग आया था, लेकिन दोबारा निकाल देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स होता माँ के बराबर, तो m इंटू ए इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक m से एक m कट गया, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम, जो आ गया m-1 एल क्यूब टी माइनस वन, m-1 एल क्यूब टी माइनस टू नहीं आएगा, एम एल टी माइनस टू होता है ना। हाँ, तो m-1 एल क्यूब टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक्स
to come in this lecture. आप सबका धन्यवाद कर सकते हैं, यहाँ सकते हैं धन्यवाद. See you in next lecture. I hope you understand this all the question. आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा. तो क्या करो, सब्सक्राइब. See you in